Hello, friends, students, and fellow teachers. It's a great opportunity for me to have a podcast, I should say, a general talks with Professor D.K. Magoo, who is MSc MPhil and gold medalist. He is the most sought teacher in Punjab, Haryana, and Himachal. The best part of Professor D.K. Magoo is that he is my schoolmate too, and being a physics teacher, rather, he guided me many a times about the subject, and he ruled in the teaching world, especially in ethical coaching of physics. So, welcome, Professor D.K. Magoo. थैंक यू। ये मेरे लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपसे तो हम फिजिक्स सीखते रहे कैसे पढ़ाना है, लेकिन आज मैं आपके साथ बैठ के अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ कि एक और लर्निंग मेरे लाइफ में आएगी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका टीचिंग प्रोफेशन में आना कैसे हुआ? नमस्कार। After doing my pre-engineering, I couldn't get admission to some engineering college which was here at Patiala because I was of a very small age. At that time, I was just 16 years old. At that time, parents don't allow to move their son to move outside Patiala. Then there was one of my uncles, Professor V.P. Nayyar. Due to him, I entered Punjabi University Patiala in the physics department as a BSc honors student. In this way, I come across the physics department, basically physics, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। Punjab University Patiala. तो सर, आपका जो शुरुआत हुआ है वो फर्स्ट एज ए टीचिंग असाइनमेंट वो कहाँ से हुआ? फर्स्ट टीचिंग असाइनमेंट मेरी जो थी वो DAV कॉलेज अम्बाला सिटी ओके in 1983-84 session. ओके Then I shifted to DAV College Kangra जी सर। from 1984, and then I remained there. I served there up to 1997. वाह, ग्रेट सर, ग्रेट सर। Then after 1997, I shifted to Patiala in Multani Mal Modi College ओके as a physics lecturer. ओके Then I remained there. सर, आपने फिजिक्स को ही क्यों चुना पढ़ाने के लिए? वैसे तो अपनी इंजीनियरिंग में मैथ्स भी आपका अच्छा होगा, केमिस्ट्री भी अच्छी होगी। मेरा मैथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे जो टीचर्स थे जी। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपने मैथ में नहीं, आपने फिजिक्स में जाना है। ओके इसका भी एक रीज़न उन्होंने मेरे को बताया कि हर एक कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो जो फिजिक्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। ओके देन आई ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। ओके सर, राइट सर, राइट। तो सर, प्रेजेंटली आई मीन आप पटियाला बेस्ड हो और स्टिल आप एक्टिवली बहुत टीचिंग में हो, तो सर सबसे पहले आप DAV अम्बाला के बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। जब मैंने DAV कॉलेज अम्बाला ज्वाइन किया था तो वहाँ मेरी जो पोस्ट थी वो अगेंस्ट लीव वैकेंसी थी। प्रोफेसर गोम्बर थे जिनकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, गोम्बर एंड गोगिया के नाम से। तो वो उस समय अमेरिका गए थे
तो उनकी जगह मेरे को अगेंस्ट लीव वैकेंसी वहाँ पे पोस्ट मिली थी। दैट वाज माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट। सो जब वहाँ गए तो वहाँ मेरे को बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स भी मिले, जिन्होंने मेरे को सिखाया कि किस ढंग से आपने पढ़ाना है। सो मेरे को उन्होंने बताया कि आप पहले अपने नोट्स बनाइए, आप उनको पहले लर्न करके जाइए, क्लास में एंटर करने से पहले आपने ज़रूर अपना लेक्चर तैयार करके जाना है। विदाउट प्रेपरेशन आपने कोई भी लेक्चर नहीं देना। सो दैट वाज माय लर्निंग प्रोसेस। वहाँ 1 साल तो मेरे को पूरा लर्निंग में लगा कि मैंने कैसे पढ़ाना है। बट जब मैंने डीएवी कॉलेज कांगड़ा ज्वाइन किया, उस समय तक मैं परफेक्ट हो गया था अपने टीचिंग के अंदर कि मेरे को किस ढंग से कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, किस ढंग से टीच करना है, किस ढंग से बच्चों को समझ में आता है। तो ये सारी बातें मैंने अपना ट्रेनिंग टाइम मेरा अम्बाला सिटी का ही था। सर, अब मैं साक्षात हूँ, एक गवाह हूँ मैं आपकी जो हिमाचल की फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि मेरे को पूरा हिमाचल मैंने मतलब सर्वे किया, स्कूल विजिट्स किए। आई डिड ब्रांडिंग फॉर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ शिमला, एस्पायर आईआईटी मेडिकल। तो उनके ब्रेन ऑफ हिमाचल एक बहुत प्रेस्टिजियस कंपटीशन वो करवाते हैं, तो उनके मैंने सर्टिफिकेट्स स्टूडेंट्स को ऑनर किया। तो जब मैं कांगड़ा में जाता था तो बहुत सारे आई मीन लोग जब मुझे मिले तो किसी ने पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा मैं पटियाला से हूँ। तो बोलते यार हमारे एक सर होते थे डी.के. मग्गू, वो पटियाला के। मैं कहा वो तो मेरे ब्रदर है, भाई हैं। तो मैं इतना इमोशनल हो जाता था। शायद आपसे कई बार मैंने फ़ोन पे बात भी करवाई है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल रैत हो, शाहपुर हो, बनूरी हो, बनखंडी हो, और रानी आई मीन रहन हो, नूरपुर हो। तो आपका हिमाचल में एक बहुत अभी तक आपका वहाँ पर नाम है सर, और आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, कोई प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में, कोई इंजीनियर है, कोई एनआईटी हमीरपुर में डायरेक्टर है। तो हिमाचल में आपका एक बहुत ज़बरदस्त आज की डेट में भी नाम है। तो उन्होंने यही बोला कि एक हमारा बेहतरीन टीचर फिज़िक्स के प्रोफेसर डी.के. मग्गू यहाँ डीएवी कॉलेज कांगड़ा में उनका एक लोहा माना जाता है आज की डेट में भी। तो ये कैसे आपने जादू बिखेरा वहाँ पर? मेरी पहली जो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जिसको मैं बोलता हूँ ना, एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम है राजीवन। ये 2 बहनें थी, एक राजीवन एक सजीवन। तो राजीवन जो है उसने वहाँ से +2 उस समय प्री इंजीनियरिंग होती थी, प्री इंजीनियरिंग करके फिर उसने अपना इंजीनियरिंग किया। अब वो इस समय हमीरपुर में है, निट में, एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी में। वहाँ पे वो इस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की। वो मेरी सबसे पहली और बहुत प्यारी स्टूडेंट है, और वो आज तक मेरे साथ इन कांटेक्ट में है। उसके बाद तो मेरे बहुत सारे बच्चे, जो आप देखिए कि हर साल मेरे कांटेक्ट के अंदर 300-400 बच्चे हर साल होते थे। तो वो अब सब बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। कोई इवन एक वाइस चांसलर भी रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो इवन वाइस चांसलर रहे हैं यहाँ पे, जो अपना इनके इंजीनियरिंग के जो इनके होती है इनकी यूनिवर्सिटी, वहाँ के वाइस चांसलर भी रहे हैं ये। और उसके बाद वहाँ के एक स्टूडेंट मेरे हैं मनोज शर्मा जी। वो इवन यहाँ थापर कॉलेज के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं इस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ऐसे मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि मेरे को कईयों के नाम भी याद नहीं है, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों में लगे हुए हैं। बहुत अच्छे आपने भी मेरे को अपना फ़ोन पे बात करवाई मेरे कई बच्चों के साथ। यस सर। जो कि आजकल कोई प्रिंसिपल लगे हुए हैं, Yes, कोई sir. रैत में लगे हुए हैं, कोई रहन में है, बहुत जगह पे आपने बात करवाई मेरी। ढलियारा में भी था। हाँ जी। और उसके बाद इवन मेरे बहुत सारे पालमपुर में भी थे। हाँ जी, बनूरी एंड चचियाँ एंड चंबा। तो सर मैं जहाँ भी गया हूँ
तो प्रोफेसर डी के मगू, वो गाना ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो मेरा आप आपके थ्रू मेरे को बहुत लोगों ने पहचाना सर। तो सर वहाँ इतने अच्छे आपने रिजल्ट्स दिए, और कोई स्पेशल मैसेज आप अपने हिमाचल के फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को देना चाहें? मेरा एक्चुअल में जो मेरा प्राइम टाइम था पढ़ाने का, जिसको कहते हैं फर्स्ट 15 ईयर्स मैंने वहाँ पे सर्व किया, वो मेरा बहुत अच्छा पीरियड था, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। बच्चे भी हमें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट भी बहुत था और प्यार भी रखता था। प्यार भी बहुत था, लेकिन स्ट्रिक्टनेस भी पूरी थी। कोई प्रैक्टिकल्स में है या कोई भी काम है तो उनके हाथों से मैंने करवाना, जबरदस्ती करवाना भी, आपने ये सीखना है, ये नहीं कि सिर्फ जस्ट प्रैक्टिकल देख लिया कर लिया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती थी कि उनको पूरा अच्छा बढ़िया क्लास में पहले अच्छा पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लैब में अच्छी लैब उनको अपना एक्सपेरिमेंट सिखाए जाएंगे। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो उनके साथ मेरे मतलब एक घर जैसे रिलेशंस बने हुए थे। बहुत अच्छे बच्चे वहाँ के, और बहुत ओबीडियंट। वहाँ एक उनकी तारीफ है, वो बच्चे सर नहीं कहते थे, वो गुरुजी कहते थे। वो परंपरा मैंने वहाँ पे देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो कि सिर्फ हिमाचल में मेरे को देखने को मिली, कि वो अपने सभी टीचर्स को गुरुजी कहते हैं, जिनकी वो बहुत इज्जत करते हैं, उनके वो डेली पाँव छूते हैं। ये हिमाचल के बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे थे। सर वो आपको अभी भी गुरुजी कहते हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल रैत में गया, तो वहाँ पंकज सर मिला मैं, तो उन्होंने आपको गुरुजी बोला। पंकज सर वहाँ एचओडी हैं फिजिक्स के, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर डलारिया में प्रिंसिपल हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में। तो सर एक क्वेश्चन है सर, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर डिफरेंट वे से हर डिफरेंट इंसान की सोच में आता है, और मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, तो फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, खासतौर पे मेडिकल में, जो कि सिलेक्शन डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट है। जैसे केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन इज द रेट डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट, आई मीन स्टेप। सेम वे physics is the selection determining subject. So as a teacher, what kind of challenges you faced? आपने किस तरह की चुनौतियों को स्वीकारा? जैसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास हुआ, वेव्स ऑसिलेशन हुआ, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, वेव ऑप्टिक्स हुआ। तो सर इतने टफ से टफ चैप्टर्स को आपने कैसे बच्चों को, क्या आपकी रेसिपी होती थी सर? होती है, रादर है तो सीक्रेट, बट कोई बात नहीं, बहुत सारे टीचर्स आपको फॉलो करेंगे और आपसे सीखेंगे, इंक्लूडिंग मैं भी सीखूंगा। जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, जैसे भी कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक है, तो मैं टॉपिक को बहुत इजी वे से उनको बताता हूँ, उनकी लैंग्वेज के अंदर, उनके स्टाइल से। मैं बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ, उनकी लेवल पे आके उन्हीं की जो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पहले मैं वही प्रॉब्लम उनके दिमाग से निकाल देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत इजी तरीके से उनको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी तरीके के साथ। फिर उसके बाद ये वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उनको मैं कई बार प्रैक्टिकल्स के साथ दिखाता भी हूँ। मेरे पास सामान होता था प्रैक्टिकल्स का, या ऑपरेटर्स होते थे, जिनके साथ में मैं डेमो करता था कि ये प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये देखो इसका डेमो अपना दिया, ये ऑपरेटर्स इस तरह वर्क करता है। तो वो बच्चों को बहुत इजी लगता था, इसीलिए उनको फिज़िक्स, जिसको कि मैक्सिमम लोग कहते हैं ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा बीच में हादसा मजाक कर लिया, कॉमेडी भी डाल दी, तो इस ढंग से उनको पढ़ाया जाता है। करेक्ट सर। डॉक्टर डी के मग्गू, लाइक एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपको इतने साल पढ़ाते हो गए, और आप में वो एनर्जी लेवल, वो जोश,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सीनियर हैं, मतलब अभी भी आप तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी 2-3 साल पुराने ही ज्वाइन किया आपने। ये आपने आपकी एनर्जी का राज क्या है सर? ये जो ग्लो और ये जो स्मार्टनेस सर, कुछ टिप्स दें टीचरों को कि हम भी आपकी तरह स्मार्ट बन के रहें। मेरा जो आप कह रहे हैं एनर्जी लेवल, वो जैसे जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ अपने मज़े के साथ। मेरे को मज़ा आता है। टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, और उसमें अगर आपको खुद को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा तो आप बच्चों को वो चीज़ पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते। पहले आपको खुद उस चीज़ में पूरा आनंद लेना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट मेरे को बच्चों से 5 टाइम्स ज़्यादा हायर लेवल तक मेरे को आता है। अगर मैं उनको 1 लेवल या 2 लेवल बताऊंगा, अगर कोई बच्चा तीसरी लेवल पूछेगा तो उसको मैं चौथी और 5वीं लेवल तक भी ले जाने के लायक हूँ। उसके लिए मेरे को लगातार मैं भी स्टडी करता रहता हूँ। मैं कोई ये नहीं हूँ कि सिर्फ पढ़ाता ही हूँ, मैं खुद भी पहले पढ़ता हूँ। अब मैं नई नई चीज़ें, नए नए क्वेश्चंस आते हैं, नए नए चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये JEE के एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम है, कई बार कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, क्या नया कॉन्सेप्ट आता है, तो नए कॉन्सेप्ट में हमने खुद पढ़ना है पहले, फिर बच्चों को उसको बहुत ईजी वे से समझाना। दैट्स वेरी नाइस सर। और मतलब एक आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पिछले 20 साल से मैं भी उसका गवाह हूँ। पटियाला में देखता रहता हूँ कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे मोस्टली सिलेक्ट हुए हैं मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IITs में। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, प्रोफेसर मग्गू से जो बच्चे पढ़ के गए हैं उन्होंने एक चीज़ जरूर बोली है कि सर जो एवरेज बच्चे हैं और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा मेहनत करवा के उनको उन बच्चों के बराबर ले जाते हैं जो अपने आप को अबव एवरेज मानते हैं। तो ये बहुत कम टीचर्स की सोच में होता है कि एक एवरेज बच्चे को ग्राइंड करना, फिर उसको मोटिवेट करना। वास्तव में ये एक बहुत बेहतरीन टीचर की क्वालिटी है जो बीइंग ए टीचर मैं भी आपको फॉलो करता रहा हूँ सर पटियाला में। तो मतलब हालांकि मैं फिजिक्स ही पढ़ाता था, लेकिन मुझे फ्रेंड्स अभी भी याद है कि प्रोफेसर मग्गू ये भी बोल देते थे, यार विपिन से भी पढ़ सकते हो तुम, मेरे से भी पढ़ सकते हो, वो मेरा भाई है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। और बहुत सारे बच्चे तो ये मेरे को ही रिकमेंड कर देते थे कि यार तुम उसके पास भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, एक ही है हम। तो ये बहुत बड़ापन है आपका, ये बहुत कम देखने में मिलता है। तो सर ये एवरेज बच्चों को आप कैसे ग्राइंड करते थे, मतलब उसके पीछे क्या सोच होती थी आपकी? देखो, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो जिसका ब्रेन बहुत शार्प है, तो वो तो आप एक बार चीज़ बोलोगे, बहुत जोर मार के 2 बार बोलोगे तो वो उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा। लेकिन कई बच्चे होते हैं बहुत स्लो लर्नर्स, स्लो समझते हैं, तो उनको हमें फिर 2-2, 3-3 बार रिपीट भी करना पड़ता है। उनको किसी डिफरेंट एंगल से, उनको डिफरेंट एग्जांपल्स दे के, उनको डेली लाइफ की एग्जांपल्स दे के ये समझाना पड़ता है कि ये जो चीज़ है आपने कैसे लर्न करनी है, कैसे समझना है। कई बार तो हम उनको बोलते हैं पहले आप अंडरस्टैंड करो फिर इसको लर्न करो, और कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें ये कहना पड़ता है नहीं बेटा पहले आप लर्न कर लो, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। यस सर। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की लेवल क्या है। यस सर। सर एक बात है, आपने बहुत वेरिएशन देखा है टीचिंग में। पहले जब फिजिक्स पढ़ाई जाती थी वो एक सिंपल बोर्ड से पढ़ाई जाती थी, फिर बोर्ड के बाद धीरे धीरे एक स्मार्ट बोर्ड आ गया, स्मार्ट बोर्ड के बाद इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के बाद सर फिर क्या बोलते हैं, ऑनलाइन का एक ट्रेंड चला गया, शुरू हो गया। कोविड में भी ऑनलाइन काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये यूजफुल है या यूजलेस है या बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इन फ्यूचर? देखिए, जो 1-to-1 इंटरेक्शन है उसकी तो 1-to-1 इंटरेक्शन तो कोई मेल ही नहीं है।
वन टू वन इंटरेक्शन, आप सामने सामने बैठ के समझना, पढ़ना, अंडरस्टैंड करना। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि जैसे इंटरनेट आ गया है या हम लोग ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग में एक फ़ायदा होता है कि जो बच्चा बहुत दूर रहता है हमारे से भी, जो हमें नहीं जानता, वो भी हमसे पढ़ सकता है। उनको दूर दूर बैठ के भी, अपने घर पे बैठ के भी हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इवन पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं और वैसे भी हम उनको पढ़ा सकते हैं। ये मतलब ये होगा कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो उनको सभी को फ़ायदा होता है कि सिर्फ एक कुछ बच्चों को, जैसे हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, लेकिन वहाँ पे बच्चे का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन सभी को जो दूर दूर रहते हैं, बहुत, कोई हिमाचल में इंटीरियर में रहता है, कोई हरियाणा में इंटीरियर रहता है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई काशी से है, कोई कहीं से है, तो वो सब बच्चे मेरे पास भी, अभी भी बच्चे अभी पढ़े हैं, जो कोई कोलकाता से था, कोई मेरा वहाँ से था, बॉम्बे से था बच्चे, तो मतलब पूना से था बच्चे, तो वो बच्चे भी मेरे से यहीं यहीं ऑनलाइन पढ़ते थे सारे, और सबके नंबर बहुत अच्छे आए। सभी ने बहुत उन्होंने अपना उसमें नीट में क्लियर किया, बड़े अच्छे मार्क्स आए उनके। सब इस समय अब मेडिकल कॉलेजेस में हैं। वो आज भी मेरे को याद करते हैं, मेरे को फ़ोन करते रहते हैं कि हम, आप कैसे हो, कैसा चल रहा है। तो सर, जैसे आपने हिमाचल में इतने साल हिमाचल प्रदेश को सेवाएं दी और वहाँ से बेहतरीन रिजल्ट्स दिए, और फिर आप अपने होम टाउन पटियाला, आपका कैसे आना हुआ? यहाँ मेरे पेरेंट्स अकेले थे, मेरे मदर और फादर बीइंग इन ओल्ड एज, तो वो काफ़ी साल से मैं वहाँ पे रह रहा था। तो जब काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ मोदी कॉलेज में एक बार पोस्ट निकली, तो मेरे घर वालों ने कहा कि भाई अब तू घर पे आ जाओ, घर में हम इकट्ठे मिल के रहेंगे सारे। तो इसलिए मैंने फिर घर वालों के कहने पे ही ये डिसीजन लिया कि हम लोग यहाँ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स के पास भी हो जाएंगे और मेरे ससुराल भी यहीं पे पास ही हैं, तो हमारे दोनों साइड के पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ हो जाएंगे। तो इस कारण हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। दैट्स वेरी नाइस। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, व्हेन प्रोफेसर मग्गू केम इन 98, he took Patiala by storm. Every second student, because I have faced that heat, every second student was studying with Mr. Maggu. And सर ने जो एक बेहतरीन नोट्स तैयार करके बच्चों को देना, रादर हम भी उसको पढ़ते थे और सर के नोट्स को हम ही फॉलो करके उसमें से हम भी पढ़ा लेते थे। तो सर, ये आपने इतनी मेहनत की, बच्चों को नोट्स दिए, रिजल्ट्स दिए, और आज की सिचुएशन में आप क्या महसूस करते हैं कि आज के जो टीचिंग ट्रेंड है, क्या वो पुराने टीचिंग ट्रेंड से बेटर है या पुराना टीचिंग ट्रेंड ज़्यादा इफेक्टिव था? पुराना टीचिंग जो ट्रेंड है वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं आज भी अपने बच्चों को नोट्स देता हूँ। नोट्स मीन्स मैं उनको नोट्स सारे लिखवाता भी हूँ, नोट्स भी लिखवाता हूँ। उसके अलावा जो जैसे आजकल कंपटीशन के अंदर जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके सारे एक्स्ट्रा रिजल्ट्स, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बेटा ये चीज़ें आपने लर्न करनी है, ये कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, जिसके बेस के ऊपर आपको वहाँ पे JEE में या नीट में क्वेश्चंस मिलेंगे। करेक्ट, करेक्ट। सर, मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो कोचिंग है फिजिक्स में खास तौर पे, वो किस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हो? मतलब लेवल जो है, ऑब्वियसली जेई का फिजिक्स लेवल और नीट का फिजिक्स लेवल, तो उसमें उसके बारे में कुछ आप अपना मैं आपको एक्सपीरियंस बताता शेयर हूँ, करें। जैसे जो बहुत टिपिकल चीज़ें होती हैं, जो कि बाई मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस वगैरह होती हैं, निकलते हैं, या इंटीग्रेशंस के मेथड से सॉल्व होती हैं,
वो बहुत जो ज़्यादा टिपिकल हैं, लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, तो वो हम लोग नीट वालों को अवॉइड करते हैं। उनको बोलते हैं आप इसको समझ जरूर लो, कॉन्सेप्ट जरूर देखो क्या है, लेकिन उसको आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर नहीं लगाना, इसको नहीं पढ़ना उनको, क्योंकि नीट की लेवल के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको नीट की लेवल से भी ऊपर JEE की लेवल तक तो हम करवा ही देते हैं, ताकि उनको ये लगे कि नीट की लेवल तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो टिपिकल पार्ट है, बहुत ज़्यादा टिपिकल पार्ट है, जो कि JEE लेवल से ऊपर है, एडवांस लेवल में आता है। तो एडवांस लेवल के लिए उनको कहा जाता है कि आप अभी पहले ये लेवल क्लियर करो JEE वाली, उसके बाद एडवांस वाले क्वेश्चन में उनको बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। करेक्ट सर। सर फिजिक्स में, क्योंकि बस फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं एक फिजिक्स के स्कॉलर के पास बैठा हूँ आज, तो क्यों ना हम फिजिक्स की ज़्यादा बात करें। सर फिजिक्स में नॉर्मली बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इशू आता है, और मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स भी इसमें कॉम्पिटेंट नहीं हैं। तो इसके बारे में न्यूमेरिकल्स में स्किल कैसे अडॉप्ट की जा सकती है, न्यूमेरिकल्स को किस तरह से इजीली हैंडल किया जा सकता है, थोड़ा बताएं सर। उसके लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। आप पानी लेंगे? नहीं, बस नहीं, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तब तक उनको न्यूमेरिकल करने नहीं आएंगे। अगर आप उनको बच्चों को बता दोगे ये फॉर्मूला लगा लो, ये वैल्यूज पुट कर लो, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं। उनके सामने उनको कहो कि आप अपने न्यूमेरिकल को पढ़ो, बताओ उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ है, आप कौन सा फॉर्मूला सजेस्ट करते हो। पहले उनसे पूछो कि आप क्या मतलब प्रेफर करोगे, कौन किस रिलेशन से क्या चीज़ निकलेगी। अगर वो नहीं ढूंढ पाते फिर उनको गाइड करो, देखो आपको ये चीज़ पढ़ाई गई थी, आपने इसको ऐसे सॉल्व करना था। धीरे धीरे जब आप उनको बार बार उनको स्ट्रेस करोगे कि खुद पढ़ो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ये है कि ये बच्चे कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। 2-3 चीज़ें पढ़ी, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, वो कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, इसीलिए उनके लिए न्यूमेरिकल करने मुश्किल हो जाते हैं। ओके, तो मीन्स स्टूडेंट्स, वैसे मग्गू का कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू द स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड USS, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट, देन AOC, application of concept, then application of concept, then formula, then calculation. Am I right, sir? Yeah. सर एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट्स लगाते हैं। वो कहते हैं कि dr/r = -dg/g, इंक्रीज कर दो ग्रेविटी 1%, रेंज डिक्रीज करेगी 1% प्रोजेक्टाइल की। तो अगर पेपर में आ जाए 10%, 10%, तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि r = u² sin2θ/g, तो g इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो सर ये शॉर्टकट्स बताने वाली जो ट्रेंड है उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो ये शॉर्टकट्स हैं नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। पहले आप बच्चों को कॉन्सेप्ट तो पढ़ाइए कि भी अगर इवन एरर एनालिसिस भी लगाना है तो आपने एरर एनालिसिस किस परसेंटेज तक लगाना है, कि भी 10% से बिलो आपने एरर एनालिसिस लगाना है कि 10% से ऊपर वालों के लिए भी लगाना है। क्योंकि पहले आप ये कॉन्सेप्ट करवाइए, उसके बाद जब बच्चों को 2-3-4 क्वेश्चन उसके करवाओगे, कुछ 10% से ज़्यादा वाले करवाओगे, तो उनको डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भी डिफरेंस क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ लगने वाली है, किस चीज़ से वो इजीली सॉल्व होगा। ये नहीं कि सीधा सिर्फ शॉर्टकट एक बार सिखा दिया तो बच्चे ने 20% का वाला जो एरर है वो भी उसने एरर एनालिसिस सॉल्व कर लिया, तो इससे उसके आंसर्स गलत हो जाएंगे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। रादर ये एक बहुत बेहतरीन हम सब टीचर्स के लिए आपकी तरफ से बेहतरीन टिप है कि पहले तो स्टेटमेंट को समझो, फिर कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर कैलकुलेशंस में जाओ, बट ओवरऑल प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। वैसे मग्गू, मुझे याद रहता है कि एक बार पंजाब सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि कुछ हार्श डिसीजन था, तो बहुत दलेर टीचर कोई नहीं था, आपको पैशन था टीचिंग करने का, आपने जॉब ही छोड़ दिया। और ये मैं उस वक्त सैल्यूट करता हूं कि आपने बोला था कि मैंने पढ़ाना है तो
बिल्कुल टेंशन फ्री पढ़ाना है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और मैं ऑनेस्टली काम करूंगा। तो सर इतना बड़ा डिसीजन जब आपने लिया तो आपको फैमिली ने सपोर्ट किया? यस, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी। सबसे पहले मेरी खुद की वाइफ, वही मेरे साथ थी। उस समय मेरे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे थे। वाइफ से मैंने पूछ के भी कैसे ऐसा करना है, हमें क्या करना है, उन्होंने मेरे को फुल्ली सपोर्ट किया। वो कह रहा हम आपके साथ हैं, जैसे आप ठीक समझो आप वैसा ही करो। क्योंकि उस वक्त आपका जो पैशन था टीचिंग में, एक हमने तो खैर अब हम भी देखो फॉलो करते रहे आपको, हमने तो कभी आपका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा था, कभी पैम्फलेट नहीं देखा था। आज की डेट में तो कहते हैं कि अभी दिसंबर भी नहीं स्टार्ट होता कि कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, हेलो बच्चे की एडमिशन करवा लो, सीट्स कम है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, क्या मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन एक जेन्युइन आई मीन स्टेप है? देखो, जो मार्केटिंग की बातचीत है वो तो बन गया फिर एक बिजनेस। ओके हम लोग तो हैं टीचर्स, ओके तो टीचर्स जो होता है वो कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ये तो बात बड़ी क्लियर है। वो लोग जो सिर्फ उसको एज ए बिजनेस चलाना चाहते हैं कि ये हमारा एजुकेशन का एक बिजनेस है, तो वो लोग ये ऐसी मार्केटिंग भी करेंगे, वो लोग आपको बार बार कॉलिंग भी करेंगे। तो ये चीज़ जो अच्छे टीचर्स हैं वो कभी नहीं करते। जी सर। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा बहुत सिंपल सा। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को 8th 9th 10th में हम इसके नीचे प्लेट्स रख सकते हैं, आप कप के नीचे। छोटे छोटे बच्चे जो 8th 9th 10th के हैं उनको एक फाउंडेशन क्लासेस के लिए बुलाया जाता है। पहले वो स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद वो स्कूल से बैग अपना उतारते हैं, फिर एक गाड़ी बाहर आती है उसमें वो बैठाए जाते हैं, फिर वो 3 साढ़े 3 घंटे एक छोटे छोटे बच्चे 8th 9th के वो जाके उनको फाउंडेशंस की डोज दी जाती है कि तू IIT बन, या ये क्या ये सही है सर आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंगली अप टू 9-10 तक इनको बच्चों के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। उनको डेवलपमेंट भी तो चाहिए, उनके माइंड की डेवलपमेंट भी तो चाहिए। उसके बाद ठीक है 11-12 में उनको बच्चों को पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीपली भी पढ़ना चाहिए। लेकिन यही जैसे आजकल के पेरेंट्स हैं 6 से शुरू हो जाएंगे, 7 से शुरू हो जाएंगे, इतनी जल्दी बच्चों को नहीं करना चाहिए ऐसा। बच्चों को थोड़ा सा डेवलप अपना माइंड करने देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये नहीं होना चाहिए। सर अभी एक लेटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है हाँ, कि बिलो 16 बच्चों को स्कूल के अलावा नहीं जाना कहीं और वो गेम्स खेलें, एक्टिविटीज करें। बिल्कुल। तो क्या ये आपको सही लगता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ हूँ। वाओ। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक गोल्ड मेडलिस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड रिनाउंड टीचर ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, रादर नॉर्थ इंडिया, प्रोफेसर DK मग्गू की बात को सुन रहे हो, तो प्रोफेसर मग्गू हैज स्टैम्प्ड ऑन द डिसीजन दैट below 16 the students should go to the playground after the school hours and do physical exercise and all. Sir, एक बड़े बड़े हम देखते हैं कोचिंग सेंटर्स के पैम्फलेट्स आते हैं जिसमें टॉपर्स के रिजल्ट्स मेंशन किए जाते हैं और वहाँ से ये फील आता है कि अगर ये बच्चा इस कोचिंग में आएगा तो इसका फोटोग्राफ भी टॉपर में आएगा। ये कहाँ तक आपको लगता है कि इस तरह का रिजल्ट्स एक सही मैसेज देता है पब्लिक में कि वो किसी भी स्टूडेंट को टॉपर ला सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि किसी भी कोचिंग सेंटर का किसी बच्चे को टॉप लाने में 100% रोल होता है? नहीं, कोई 100% रोल तो नहीं होता, लेकिन आजकल ये जो सिस्टम चला हुआ है कि बच्चे का नाम शो करना,
होता क्या है, आजकल जो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक बच्चा मान लो कोई आ गया, चाहे वो जेई में आ गया चाहे नीट में आ गया, तो उसी बच्चे की फोटोग्राफ कई कई सेंटर्स में लगी होगी। वो उनको कुछ दे के सिग्नेचर्स करवा लेंगे और उनसे ये शो करवाएंगे कि हम आपके कोई सेंटर में पढ़े हैं, और कोई भी पेरेंट ये कंफर्म ही नहीं करते कि क्या वाकई वो उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था जी। उन पेरेंट्स को भी बेचारों को पता नहीं होता। लेकिन ये भी अगर मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक क्लास के अंदर मान लो 1000 बच्चा पढ़ रहा है, तो 1000 में अगर 2 या 3 बच्चे आ भी गए, लेकिन बाकियों का क्या हाल है, बाकियों के बारे में कोई भी इस बारे में नहीं सोचता। कोई इसके बारे में ना सोचता है, ना पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई ठीक है आपके 3 या 4 बच्चे आ गए, बाकी कहाँ पे हैं। मतलब ये है कि सर पंजाबी च कहंदे ने साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी है, हसाए दा नां नहीं रोए दा नां नहीं, ते ये वाली गल है भी साडे कोल सॉरी आई एम स्पीकिंग इन पंजाबी, भी साडे कोल एक फैक्ट्री है भी तुसी साडे कोल बच्चा लै आओ ते उन्हों असी IIT च टॉप करवा देंगे। आप ब्रिंग योर चाइल्ड टू अस, we'll get your child in IIT, we'll get your daughter or son in medical college, but the reality is that we can guide, हम गाइड कर सकते हैं। साधु का हवन कठिन है, जो खंडे की धार डगमगाए तो गिर पड़े नीचल उतरे पार। मतलब कहने का ये है कि बच्चे ने चलना तो खुद ही है, टीचर रास्ता बता सकता है। बट वैसे मग्गू, मैंने नोट किया है कि जब आपके यहाँ मैं आया, आपने तो अपने घर में बैकुंठ बनाया हुआ है, वो बच्चों को अपने पास ही रख के पढ़ा रहे हैं आप। तो ये आप बच्चों को स्टडी भी यहीं करवा रहे हैं, आप खाना पीना भी यही हो रहा है सारा कुछ। जी। ये आइडिया कहाँ से आया? आपने बच्चे जो हैं, मतलब हाउ यू आर मेकिंग इट सर? क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट वो अफोर्ड भी नहीं करते जी। तो हम उन बच्चों को भी फुली सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। भी आप कोई बात नहीं, आप यहीं रहो, यहीं खाओ पियो, लेकिन अपना पढ़ाई पूरी करो और अच्छे मार्क्स लो, और उसके बाद कहीं जेई में या नीट में आप वहाँ सेलेक्ट हो जाओ। तो ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के स्टूडेंट्स को एक बहुत मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि प्रोफेसर मग्गू भी अनंत कुमार जी से कम नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी पब्लिसिटी नहीं की। मैं जब इनके ये आश्रम में आया पढ़ाने वाले, तो 5 स्टार फैसिलिटी दी हुई है बच्चों को इन्होंने। गजब के रूम बनाए हुए हैं, हीटर है उसमें, गीज़र है उसमें, एयर कंडीशन लगा हुआ है, खाना भी बहुत बेस्ट है, और वो पढ़ाई कर रहे हैं, सर राउंड ले रहे हैं, बच्चों को दिन रात पढ़ा रहे हैं, और उन बच्चों के रिजल्ट्स भी हैं। और ख़ास बात ये, वो बच्चे नॉट ओनली फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया वो आए हैं, लेकिन लेते कितने हैं? सेलेक्टेड 30 स्टूडेंट्स। तो सर ये 30 बच्चों का कॉन्सेप्ट जो आपने रखा हुआ है अपने पास पढ़ाने का, तो उसमें मैं आपकी बहुत तारीफ़ करता हूँ इस बात पे। तभी ये मैसेज मैं इस लेक्चर के माध्यम, इस आई शुड से इस पॉडकास्ट जिसमें हम चाय भी पी रहे हैं साथ साथ, शायद आपकी चाय ठंडी हो रही है लेकिन उसमें मलाई भी आ गई, वो खाते पीते हैं। हाँ जी। तो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड colleagues and the students, मिस्टर मग्गू, इतने साल आपको पढ़ाते हुए तो परिवार के साथ तो आपने बहुत ज़्यादा कम समय बिताया होगा, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है। हैं? अपने बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, अपने वाइफ को भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन हमें मैनेज तो करना ही पड़ता है। नहीं, मैंने तो मैडम को भी देखा, मिसेस मग्गू को, के वो बच्चों के खाने के ऊपर ही फोकस्ड है। तूने कम खाया तो और खा, तूने दूध नहीं पिया, तेरी स्टडी कैसे होगी? मतलब ये आपके दिमाग में कैसे आया मिस्टर एंड मिसेस मग्गू के कि बच्चों को हमने ऐसे करना है? हमारी फैमिली में ही ऐसा है। हमारी फैमिली में दोनों, हम वाइफ और हस्बैंड दोनों ऐसे ही हैं। तो तभी वो कांगड़ा वाले बुला रहे हैं आपको वापस? हाँ। कि भैया उनको वापस लाओ। वो कहते हैं हमने तो कांगड़ी धाम भी उनके घर में खानी है। हाँ, वो हमने वहाँ भी धाम की थी, हमारे बेटे की फर्स्ट बर्थडे धाम की थी। जी सर, जी सर। तो सर एक बात कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स में
और जब आपने स्टार्ट किया था वो, मतलब आपने काफ़ी वेरिएशंस देखी है, तो आज का स्टूडेंट आपकी नज़र में किस लेवल पे पढ़ाई कर रहा है? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी लेवल तक पढ़ाई करते हैं। आजकल वो ज़माना गया जो टीचर ने बोल दिया वही चलेगा। आजकल तो वो 2 मिनट के अंदर अपना मोबाइल निकालते हैं और उससे वो चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। हम्म, ये बच्चों में एक चीज़ बहुत जागृति आई हुई है क्योंकि नेट आ गया है। नेट के ऊपर हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो जब हम उनको कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं, कई बार उनको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट पता नहीं सर ठीक भी बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। हमने साफ बोला आप ऐसा करो, अपना मोबाइल खोलिए, नेट चेक करिए और चेक करके आप हमें भी बताओ कि क्या जो आपको हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो फिर वो बहुत खुश होते हैं, नहीं सर ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये हमें आज तक कभी किसी ने नहीं बताई। तो ये आजकल ये जागृति है बच्चों में। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ जिस स्कूल से प्रोफेसर मग्गू पढ़े हैं। और अभी 1 साल पहले हमारे स्कूल का सेलिब्रेशन हुआ था, तो सर को वहाँ मुझे मिलने का मौका भी मिला। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं पता नहीं क्वेश्चन छोटा होता बड़ा ही हो जाता मेरा हाईली इलास्टिक। सर मेरा ये कहना है, जो आने वाले समय में जितने भी टीचर्स आ रहे हैं वो नॉर्मली इंजीनियर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो। किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग किया तो वो केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया, और बाकी फिजिक्स में तो खैर बाकी है ही है। तो सर ये मैथ्स में भी हैं, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा सर? एमएससी फिजिक्स थोड़ी सी, मतलब जो कि एक वैलिड ट्रैक है टू बी अ टीचर ऑफ फिजिक्स, ये इंजीनियरिंग में से बैकग्राउंड से बच्चा क्यों आ रहा है? वो तो ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट और एक इनको बच्चों को लगता है कि ये बहुत इजी बिजनेस है। तो बच्चे जो ऐसे टीचर्स कई पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं कहता कि सारे, कुछ टीचर्स तो ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं आता होता, लेकिन वो पढ़ पढ़ के थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई जाते हैं, लेकिन उनकी फीस भी वो बहुत कम ले लेते हैं, लेकिन उनका वो लेवल ही नहीं होता। जब वो कोई चीज़ टिपिकल पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि हम बच्चों को कैसे कन्वे करें, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी नहीं होती। जी सर। तो उनको जब तक ये जो ट्रेंड चला हुआ है अभी, एक 10th पास बच्चा 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा देगा, 12वीं वाला बच्चा 10th वाले को पढ़ा देगा, और जो इंजीनियरिंग वाला है वो 11वीं 12वीं को पढ़ाने लायक हो जाएगा। तो ये कोई मेरे मुताबिक ये बात सही नहीं है। यस सर। सर क्योंकि जिस बच्चे ने अप टू +2 लेवल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो पढ़ा है, वो आफ्टर इंजीनियरिंग वो कैसे एक +2 वाले बच्चे को ही या +1 वाले बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकता है? ये मेरे समझ से तो बाहर है। सर आप उन पेरेंट्स को क्या गाइडलाइंस दें जिनके बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं और वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से अपने कोचिंग सिस्टम को सेलेक्ट करना चाहिए? उनको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई जो आपके जिस भी कोचिंग के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कोचिंग सेंटर जो हैं वो कभी बताते ही नहीं है कि हमारे पास कौन टीचर आके पढ़ाएगा, कौन सा सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाएगा, उसको कितना एक्सपीरियंस है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये चीज़ें पहले पेरेंट्स को ज़रूर कंफर्म करनी चाहिए कि क्या वो जो टीचर्स वो कैपेबल भी हैं पढ़ाने के, क्या उन्होंने आज तक कभी कोई रिजल्ट्स दिए हैं, क्या सिर्फ अभी 1 साल हुआ उनको भी इंजीनियरिंग करके आए और वो आके पढ़ाने लग गए। सर ये वीडियो बहुत से लोग देखेंगे, तो अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स अगर आपसे करियर काउंसलिंग लेना चाहें तो मैं आपका नंबर दे सकता हूँ? हाँ, श्योर। तो डियर पेरेंट्स,
इतनी बड़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी ने करियर काउंसलिंग के लिए आपको ओपनली बोल दिया कि ही विल कॉपरेट। सर इसकी कोई फीस तो नहीं है? नहीं नहीं, इसी कोई भी थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये उम्मीद भी कर रहा था कि कहीं, क्योंकि कई बार सुना है कि चंडीगढ़ में खास तौर पे 10-10 हज़ार रुपया वो करियर काउंसलिंग का ले लेते हैं और होता कुछ नहीं है, और बाद में समझ नहीं आता, और जाते हुए यही बोलते हैं कि बेटा बाकी जो तेरा मन करता वही करना। तो फिर 10,000 क्यों दिए? ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब आपका ये मानना है कि बच्चे ने खुद डिसाइड करना होता है कि मैंने करना क्या है, उसके बाद फिर आप उसको ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे। जी 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 सर, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की हो और बच्चा बहुत गजब रिजल्ट आपके अकॉर्डिंगली नहीं दिया हो, और कभी ऐसा भी है कि आपने मेहनत की है और बच्चे ने उसी के प्रोपोर्शनल रिजल्ट दिया हो। तो इस तरह इसको कैसे बैलेंस करते हैं आप? बच्चे तो देखो बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कई बच्चों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनके रेगुलर टेस्ट लेने पड़ते हैं। कई बार ये होता है कि हमें लग रहा है कि बच्चा अपना उस लेवल तक नहीं आ रहा, तो फिर हमें उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके उसको एक्स्ट्रा टेस्ट दे के उस लेवल तक उसको समझा के पर्सनली अपने पास बिठा के तब उनको काम करवाते हैं ताकि वो उस लेवल तक पहुंच सके। जी सर। सर अब टेस्ट की बात पे आते हैं, आपका क्या सिस्टम है? मींस मैं मान लीजिए आपके पास ज्वाइन किया +1, तो आप मुझे कैसे मतलब गाइड करेंगे सर? मेरा थोड़ा टेस्टिंग का सिस्टम मेरा जो मेरे मुताबिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं पहले बच्चों को वर्कशीट देता हूँ। मैं वर्कशीट मींस जो भी चीज़ें उनको याद करवानी है, पहले उनको मैं पहले ही क्वेश्चन देता हूँ, लो भाई ये आपने पहले क्वेश्चन याद करने ही करने हैं और मेरे को लिख के दिखाने हैं। वो होता है इसका सीन टेस्ट। तो मतलब उनको क्वेश्चंस भी पता होते हैं, उनको आंसर्स भी पता होते हैं, उन्हें वही चीज़ें मेरे को लिख के दिखानी ताकि उनकी तैयारी हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको अनसीन टेस्ट देते हैं कि अब बेटा अब आपका चैप्टर तैयार है, अब मैंने आपको जो टेस्ट लेना है उसमें आपको कोई क्वेश्चन का पता नहीं होगा, अब आप तैयारी करो। तो फिर अगर आप पहले बच्चों को बेस बना के तैयारी करवा देंगे, उसके बाद अगर आपको अनसीन टेस्ट लेंगे तो उसमें उसके नेचुरल नंबर अच्छे आएंगे। वाह ग्रेट। सर मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई, आजकल के ज़माने में डिजिटल हो गया सब कुछ, तो लोगों की उंगलियां तो तेज चलती हैं व्हाट्सएप पे ये वैसे वैसे, लेकिन राइटिंग स्पीड पे बहुत ज़्यादा स्लो हो गया बच्चा, बिल्कुल सही। और एग्जामिनेशन रिटर्न सिस्टम है। तो प्रोफेसर मग्गू, आप मतलब मैं रियली आई एम सो मच इम्प्रेस्ड के यू एम्फसाइज ऑन राइटिंग, यस है ना? यस। दिस इज रिमार्केबल पॉइंट जो कि मुझे सीखने को मिला एज अ टीचर आल्सो। एक मैं और बताता हूँ। Yes, sir. मैं कई बार तो मैं बच्चों को थोड़ा सा इस ढंग से पनिशमेंट भी देता हूँ कि अगर तेरा एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तेरे को मैंने 2 बार लिखवाना है, सेम पेपर पूरे का पूरा, सारे आंसर, चाहे वो 10 क्वेश्चन हैं चाहे 12 क्वेश्चन हैं, दोबारा आपने मेरे को 2 बार लिख के दिखाने हैं। अगर तेरी फिर दोबारा गलती हुई तो मैं उसको 3 बार लिखवा के फिर देखूंगा मैं। उससे ये होता है बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरे को ये सारी चीज़ अच्छी तरह से याद है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और सर जैसे आपने अपना आश्रम बना दिया, यहाँ इतने बच्चों को इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ दे दी और खाना, क्वालिटी स्टडी, एटमॉस्फेयर दिया, तो सर बहुत सारे बच्चे कभी कभी होम सिक फील करते होंगे कि मम्मी याद आ रही हैं, पापा याद आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मिस्टर एंड मिसेस मग्गू को पास कोई रहता होगा तो वो पेरेंट्स को थोड़ा बहुत याद भी करता होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं होता। दे आर अटैच्ड विद यू ऑल? बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होते हैं हमारे साथ उनके। ग्रेट सर। हम उनके लिए जस्ट लाइक पेरेंट्स ही होते हैं। जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाए तो फिर मेडिकल फैसिलिटी? हाँ, सब कुछ वो हम ही करते हैं, सारा कुछ ग्रेट ग्रेट। तो शी इट्स बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय मैडम मग्गू, एंड यू लुक आफ्टर फैकल्टीज एंड टीचिंग्स एंड ऑल। रियली सर अमेजिंग। ये एक आपने मॉडर्न गुरुकुल बनाया हुआ है यहाँ सेवा कॉलोनी पटियाला में, जहाँ के हर स्टेट के बच्चे इनके पास रह के पढ़ रहे हैं। और सर उसी ही एनर्जी से, उसी ही इंथुजियाज़म से, जिस इंथुजियाज़म से इन्होंने करियर स्टार्ट किया, डीएवी अम्बाला, देन डीएवी कांगड़ा, देन मोदी कॉलेज पटियाला। सर आप पटियाला के एक बहुत बड़े स्कूल
बुड्ढादल पब्लिक स्कूल के एक गेस्ट फैकल्टी भी काफ़ी साल रहे हैं। जी। कुछ उसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए सर अपना, वो कैसे हुआ? जब मैंने बुडल स्कूल अपना मेरे को इनवाइट किया गया कि आप यहाँ पे आके पढ़ाओ, हमें गाइड करो, तो जो उनके उस समय के बाबा जी थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बातें मानी। मेरे कहने पे उन्होंने बड़ी बड़ी लैब्स बनवाई और वहाँ पे बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट हुई। तो लैब्स के लिए भी मैंने उनको बताया भी क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या कुछ करना है। उसके बाद उनके मैंने बच्चों के टाइमिंग्स भी एडजस्ट करवाए कि इनको बच्चों को सुबह 9 बजे बुलाइए और 1 बजे छोड़ दीजिए, ताकि ये अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और अपना पढ़ाई के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करें। तो इन बातों से इस स्कूल की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी बढ़ी और उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए घर में भी अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। वाह सर, वाह, इट्स रियली अमेजिंग जो आपने ये किया सर, ये बहुत रियली अमेजिंग। तो सर, पॉडकास्ट तो चल रहा है, होप यू आर एंजॉइंग, या यस। बिकॉज मैं आपका एक तरह का चेला हूँ, तो वो फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर, अब आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए होंगे। कुछ ऐसी शख्सियतें जिनके बारे में थोड़ा आप बताना चाहो, जिनसे आप इंस्पायर हुए टीचिंग में आने के लिए? टीचिंग शुरू से ही ना मेरा बहुत ज़्यादा था। इवन जब मैं बहुत छोटा होता था तब भी मैं अपने मदर के स्कूल में जाता था। क्लास छोटी होती थी, मैं भी छोटा था, तो मैंने बच्चों को बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिख देने, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, छोटे छोटे बच्चे होते थे। ये शुरू में मेरे मतलब जैसे अब आप कहोगे मदर की तरफ से आया हुआ कि भी तूने अच्छा टीचर बनना है। ओके, ये मेरी मदर थे जो जिन्होंने मेरे को इंस्पायर भी किया कि आप टीचर बनो। फिर मेरे फादर भी, वो कहते थे, वो खुद अपने इंजीनियर थे, पर वो कहते थे नहीं, ये आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत पीसफुल लाइफ रहेगी, ये कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप इसके अंदर अपना पढ़ाओ। पढ़ाने में उन्होंने मेन मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मेरे को। ग्रेट सर, ग्रेट, वेरी नाइस सर। तो सर, आपके जो बेटर हाफ हैं मिसेस मग्गू जी, तो उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने और शुरू से सपोर्ट शुरू किया, से बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से। कांगड़ा में था तो आई मेट डॉक्टर पावा। यस, डॉक्टर पवार वो तो मेरे बहुत क्लोज थे, बहुत तो मुझे सुनने में आया था कि एक बार आपको कुछ ऐसा कार एक्सीडेंट हुआ था वहाँ। जी। थोड़ा वो है तो मतलब थोड़ी सी एक ऐसी बात जो कि कोई याद नहीं करता, लेकिन आप आपकी ज़िंदगी में कैसे हो गया था वो, और उसमें क्या परिवर्तन? चांस, वो कहते हैं चांस, कहते हैं ना, स्कूटर पे जा रहे थे, स्कूटर की वो ब्रेक फेल हो गई, तो आगे एक ट्रक खड़ा था, उसके अंदर जाके लग गए। अच्छा जी। लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स ने, एक डॉक्टर पावा, मिसेस पावा, इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इन्होंने ही रात को, वो डॉक्टर जो सारी रात गाड़ी चला के मेरे को उन्होंने लुधियाना पहुंचाया था, सीएमसी के अंदर। तो मैं उनको कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आज भी वो मेरे कॉन्टेक्ट में हैं। लेकिन वो बहुत ही नाइस फैमिली है। और उसके अलावा मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसमें प्रोफेसर MB शर्मा थे, प्रोफेसर अमरजीत शर्मा थे, प्रोफेसर नैयर थे, और प्रोफेसर भंडारी थे, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे। मेरे को फ्रेंड्स ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया उस बहुत ऑकवर्ड टाइम के अंदर। करेक्ट सर, राइट सर। सर, क्या मैसेज एक प्राइवेट, एक आपने जॉब भी किया, गवर्नमेंट जॉब भी किया, फिर आपने प्राइवेट में भी किया, तो किसी टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं, खास तौर पे साइंस टीचर का देश के लिए? साइंस टीचर का तो कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो भविष्य के बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है वो
टीचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो टीचर की बात वो पहले सुनते हैं, पेरेंट्स की बात बाद में सुनते हैं। तो टीचर्स को साइंस के बारे में भी जब जो भी आपने पढ़ाना है, आप उसको पहले ज़रूर उसका कोई लेक्चर तैयार कीजिए, अपना सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए। ये नहीं कि अभी खाली हाथ अपने उसमें क्लासरूम में चले गए, ऐसे ही रैंडमली पढ़ा दिया। ये वाला ट्रेंड छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा भविष्य बच्चों को देना है तो उसके लिए आप अपना लेक्चर तैयार करके जाया करिए, चाहे वो कोई भी क्लास हो और कोई भी सब्जेक्ट हो। राइट सर। सर, वन क्वेश्चन अगेन, जी। मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट की तरह ही बात कर रहा हूँ आपसे। हम्म, क्या स्टूडेंट को बुक फॉलो करनी चाहिए या जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है, छोटी छोटी बुकलेट्स फॉलो करनी चाहिए? देखिए, एक तो स्टडी मटेरियल जो जैसे कि आपके क्लासरूम के नोट्स होते हैं, एक तो वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। और एक साथ में एक बुक, कोई भी एक बुक, सभी अब बुक्स ऑलमोस्ट आजकल सेम लेवल पे आ रही हैं। कोई भी एक रेफरेंस बुक, उसको आपको कंप्लीट पढ़ना है। ये नहीं कि कुछ पढ़ लिया, कुछ एक बुक से पढ़ लिया, कुछ दूसरी बुक से पढ़ लिया। एक मैं अपने बच्चों को कहता होता हूँ कि 1 बुक 20 times इज मच बेटर देन 20 बुक्स 1 टाइम। Remember, one book is 20 times better than 20 books one time. यस। तो आपको एक ही बुक को, अगर उसको चीज़ को बार बार पढ़ोगे, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ोगे, आपको हर बार एक चीज़, नई चीज़ दिमाग में आएगी कि ये तो मेरे को पहले समझ में नहीं आया था, ये तो मेरे को, मैंने पहले कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो आप एक रेफरेंस बुक कोई भी ले लो, तो वो आपको पूरी की पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है। Excellent, sir. What a wonderful point, sir, you are sharing. It's a learning process for masses and especially for teachers and students and parents. This podcast is amazing as I am feeling because इतना कुछ सर से मैं बहुत बार मिला हूँ, सर से बड़ी बार चाय पी, खाना खाया, सर के फंक्शंस में आया, लेकिन इतनी गहराई से मैंने इनको आज शायद पहली बार जाना है या इनके स्टूडेंट्स इनको जानते होंगे। तो सर, कोई ऐसी चीज़ आप स्पेशली शेयर करना चाहो? मेरा आशीर्वाद आपके साथ, सभी के साथ है। और किसी भी टाइप की कोई हेल्प मेरे से चाहिए तो मैं सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो सर, एक आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आप नेक्स्ट सेशन से ऑनलाइन बच्चों को हाई क्वालिटी फिज़िक्स टीच करेंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, रादर पैन इंडिया। तो प्रोफेसर D.K. Maggu is coming up in the new avatar now. तो उनकी सर्विसेज, उनकी वैल्यूबल टिप्स आपको आपके ही घर में, आपके ही गांव में, आपके ही खेत में, आप ही की गाड़ी में, हर जगह अवेलेबल होगी। और सर, आपने इतना देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है और बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर स्टैंड्स अ वुमेन। तो वो मैं देखता हूँ आपके मैम, जो कि आपको हमेशा सपोर्टिव रहे हैं और एक एनर्जी आपके साथ उनकी रही है। तो आप बहुत बढ़िया करें सर आने वाले टाइम में, और हम चाहेंगे कि आप एक किताब भी लिखें और उस किताब को पब्लिश करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत फिट एंड फाइन रहें, ऐसे ही हैंडसम लगते रहें सर। वैसे है भी, लगते क्या रहेंगे, ठीक है ना। और सर, एक फुल एंथुजियाज्म एनर्जी से आप स्टूडेंट्स को गाइड करें सर। सो थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। अब ये सर, God bless you. थैंक यू सर, थैंक यू।